हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोपोली क्या होता है। तो उसके लिए आप मेरा मार्केट और प्राइसिंग एनालिसिस का लेक्चर 3 देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो समय को बिना बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसिकली उस तरीके की मार्केट में देखा जाता है जहां एक ही जैसे प्रोडक्ट को कई सारे फर्म्स बना के बेच रहे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बर्गर किंग और मैकडोनल्ड के बारे में। दोनों फर्म्स बर्गर को बनाते हैं, बट ऑफर्स, प्राइस और वैरायटी की मदद से ये अपनी सेल्स को बढ़ाते और घटाते हैं। बट हमारे सामने सवाल ये आता है कि अगर प्रोडक्ट एक ही जैसे हैं तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही क्यों। तो इसका आंसर है क्योंकि उनके प्राइस अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी हम प्रोडक्ट को सस्ता देखकर खरीदते हैं और कभी कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर खरीदते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के कंपटीशन में एक सेलर जो अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करेगा उसका दूसरे पर इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स यानी विशेषताओं पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बायर्स और सेलर्स होते हैं और सेलर्स प्राइस मेकर्स होते हैं, यानी प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा ये फर्म डिसाइड करेगा। अगला पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्ट अलग प्राइस के अकॉर्डिंग तो हो सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स का प्राइस तो अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो लगभग एक जैसी ही होती है, तभी वो एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स नहीं होते हैं। इसमें एक फर्म दूसरे फर्म को प्रॉफिट पाने के लिए जोड़ भी सकती है और लॉस के कंडीशन में दूसरे फर्म को निकाल भी सकती है, यानी यहां पर फ्री एंट्री और एग्जिट देखा जाता है। यहां पर कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट के प्रमोशन पर किया जाता है। अब कोई क्रीम है, उसके प्रमोशन के लिए ऐश्वर्या राय को वो टीवी पे दिखा देंगे तो लोग समझेंगे कि भैया ऐश्वर्या राय जैसी अगर सुंदर होना है तो ये क्रीम को हम खरीद लेते हैं। कहीं कहीं पर एक के साथ एक फ्री वाला डिस्काउंट देने लगते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाते हैं। जब कस्टमर एक प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने लगेगा तो उसकी मार्केट में जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगी। और हर फर्म अपना प्राइस खुद सेट करता है अपने आउटपुट और अपने प्रॉफिट को देखकर। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में आपको इक्विबिलियम देखने को भी मिलता है। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट रन इक्विबिलियम क्या होता है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको मोनोपोली के लेक्चर में पढ़ाया है, तो आप उसको वहां से जाके देख लीजिएगा। बात हम करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। इसके लिए आप इस ग्राफ को देखिए। सपोज जिस टाइम फर्म का आउटपुट 5 था उस टाइम रिवेन्यू हमारा 10 था, और जब आउटपुट था 5 तब कॉस्ट था 8। यानी आप ये कह सकते हैं कि टोटल रिवेन्यू जो है वो होता है एवरेज रिवेन्यू इनटू आउटपुट। एवरेज रिवेन्यू आपका कितना है, अभी आपको मैंने बताया एवरेज रिवेन्यू है आपका 10 और आपका आउटपुट कितना है 5, यानी टोटल रिवेन्यू क्या हुआ 10 इंटू 5 यानी 50। ऐसे ही अगर आप टोटल कॉस्ट पता करना चाहें तो वो होगा आपका एवरेज कॉस्ट इंटू आउटपुट। आउटपुट कितना है 5, एवरेज कॉस्ट कितना है 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 40। अब आप यहां पे ये देखेंगे कि जो टोटल रिवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, ये आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट कितना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि रिवेन्यू से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब रिवेन्यू से जब कॉस्ट को माइनस करेंगे तो 50 माइनस 40 यानी 10, तो ये 10 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो होप आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट रन इक्विबिलियम में प्रॉफिट कैसे पता करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस कैसे पता करते हैं। इसके लिए आप इस ग्राफ को देखिए। सपोज जिस टाइम आउटपुट 5 था उस टाइम टोटल रेवेन्यू 7 था, और जब आउटपुट 5 था उस टाइम कॉस्ट 10 था। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू आपका कितना आया, एवरेज रेवेन्यू आया आपका 7, आउटपुट कितना है 5, यानी 7 इंटू 5 कितना हुआ 35। तो ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू। और बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट होता है एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। एवरेज कॉस्ट आपकी कितनी है 10, आउटपुट कितना है 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 50। यानी यहां पे आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, और जब भी कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा होती है तो वहां पे आपको लॉस देखने को मिलता है। यानी यहां पे अब आपको ये तो पता चल गया कि यहां पे लॉस है, बट कितना लॉस है इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रिवेन्यू से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 35 माइनस 50। अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो ये आएगा माइनस 50। इसमें जो माइनस है इसका मतलब है कि आपको यहां लॉस देखने को मिल रहा है। तो होप आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट रन में प्रॉफिट और लॉस कैसे देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग रन इक्विबिलियम पर। इसमें सिंपली आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है जब आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होता है
और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर पॉइंट Q इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और इस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, यानी इस पॉइंट पर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में कभी भी आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, हमेशा आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर कोई फर्म की वजह से लॉस हो रहा है तो सिंपली ये लोग क्या करते हैं कि उस फर्म को निकाल देते हैं, तो लॉन्ग रन में हमेशा आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो भैया लॉस का कारण था उसको तो हमने निकाल दिया, तो बचा क्या, प्रॉफिट तो बचा ना, वही हमको मिलेगा। तो होप आप समझ गए होंगे लॉन्ग रन के बारे में। तो इसके बाद हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमको कई सारे वेस्ट यानी कई सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। पहला है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लॉन्ग रन में जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट को बनाया जा सकता था उसको उससे कम बनाया जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जितना उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाया जा सकता था प्रोडक्ट उससे कम बनाया गया, तो बाकी का रॉ मटेरियल क्या हुआ, वेस्ट हो गया। दूसरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को सही तरीके से ना यूज़ करने से है। जब भी हम एक्चुअल आउटपुट से कम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे होंगे। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। अक्सर आप टीवी में न्यूज़पेपर्स में क्रीम्स के ऐड देखते होंगे कि पहले कोई इंसान बहुत काला था, फिर उसने वो क्रीम खरीदी, उसको लगाया और वो एकदम गोरा हो गया। तो ये सारे फेक एड्स की वजह से अक्सर लोग गलत प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, और क्योंकि एड्स के प्रमोशन में ही फर्म्स इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, अब उनको प्रॉफिट चाहिए। वो प्रॉफिट किससे लेंगे, पब्लिक से लेंगे, तो पब्लिक को उस प्रोडक्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा पे करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है कि मार्केट में एक जैसे प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ का होना। ऐसा देखा जाता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट की कम वैरायटीज़ रखते हैं तो उसके एक या दो प्रोडक्ट को बनाते हैं, इससे प्रोडक्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जैसे आपने एक चॉकलेट के सेम फ्लेवर की 100 चॉकलेट बनाई, ठीक है, और वहीं दूसरे फर्म ने सेम चॉकलेट के अलग अलग फ्लेवर्स की 5-5 चॉकलेट बनाई, तो जहां पर आपको वैरायटी मिल रही होगी वहां पर आपको पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ रहा होगा। इसीलिए मोनोपोली में फर्म्स को वैरायटी को अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इनएफिशिएंट फर्म, यानी कुछ ऐसे फर्म्स भी आ जाते हैं जिनका कस्टमर से इमोशनल कनेक्ट होता है और वो फर्म चाहे प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी बढ़ा दें लोग उसे फिर भी खरीदते हैं। कहा जाता है कस्टमर ज़्यादा इमोशनल होते हैं और रैशनल कम होते हैं, जिसका फ़ायदा ये फर्म्स उठाते हैं। जैसे कहते नहीं है कि कभी कभी कुछ ब्रांड्स वो क्वालिटी नहीं भी दे पाते फिर भी लोग कस्टमर उनको ब्रांड के नाम पे खरीद लेते हैं। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आप मोनोपोली में वेस्ट को देखने को पाते हैं। तो इसके बाद दो टॉपिक्स और बचते हैं, डुओपोली और ओलिगोपोली। तो इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। तो डुओपोली क्या होता है? तो डुओपोली दो शब्द से मिलकर बना है, डुओ और पोली। डुओ का मतलब होता है दो और पोली का मतलब होता है सेलर, यानी वो मार्केट कंडीशन जहां पर सिर्फ दो सेलर्स हों और वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी एक सेलर के प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे सेलर के प्राइस पे डिपेंड नहीं करता हो। कुछ डुओपोली के एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे पेप्सी और कोका कोला, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स और iOS फ़ोन्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, डुओपोली हैं। इनका एक दूसरे पे फ़र्क नहीं इतना कुछ पड़ रहा है, लेकिन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी मार्केट भी बहुत बड़ी है। अब इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि दोनों सेलर एक दूसरे के बारे में अच्छी नॉलेज जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों सेलर्स अपने सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, मतलब प्राइस क्या होगा, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा, वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रोडक्ट में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब चाहे आप कोका कोला पिए चाहे पेप्सी पिए, कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला चीज़ है कि और ये जो प्रॉफिट होगा, ये प्रोडक्ट प्राइस सेट जो करेगा वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उस प्राइस को सेट करेगा। उसी जगह पर ओलिगोपोली मार्केट की वो कंडीशन होती है जहां पर सारे सेलर्स एक जैसे या अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और एक के प्राइस के घटने और बढ़ने से दूसरे पर फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स, अब जिनके कस्टमर्स तो बहुत हैं बट उनको बनाने वाले सेलर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। अब कोई कंपनी है जिसने एक कार बनाई, उसमें एक स्पेशल फीचर डाल दिया, तो दूसरे कंपनी की जो कार थी उनकी सेल कम हो गई, है ना। या किसी ने प्राइस कम कर दिया तो उसकी सेल बढ़ गई, जिसने प्राइस बढ़ा दिया उसकी सेल घटने लगी, ठीक। तो ये सारे कंपटीशन बेसिकली ओलिगोपोली मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट के भी कुछ फीचर्स यानी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कुछ ही ऐसे बड़े फर्म्स होते हैं जो ओलिगोपोली में आते हैं
और उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट पर कंट्रोल होती है। जैसे कि एक फर्म दूसरे फर्म से कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, तभी इनमें आप देखते हैं कि म्यूचुअल कॉपरेशन भी होता है। कभी कभी आपको दो फर्म्स के बीच में म्यूचुअल कॉपरेशन जो देखने को मिलता है वो जनरली ओलिगोपोली मार्केट का एक फीचर होता है, और सेल्स बढ़ाने के लिए ये लोग एड्स वगैरह में ज़्यादा खर्चा करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जनरली इनके प्रोडक्ट में प्राइस इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। एक तरीके से यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर मार्केट और प्राइसिंग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।